मैं डॉक्टर रजनीश कुमार बारहट, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। संस्कृत साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाली रचना रघुवंश का षष्ठ सर्ग, उसके विषय में हम सामान्य जानकारी और प्रश्नों के दृष्टिकोण से आने वाले महत्वपूर्ण अंशों की परिचर्चा इस ऑडियो वीडियो ई व्याख्यान में करेंगे। रघुवंश संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट कवि कालिदास द्वारा विरचित द्वितीय महाकाव्य है। कालिदास ने कुल 7 रचनाओं की रचना की, जिसमें से 2 महाकाव्य है, कुमार संभव और रघुवंश। तो रघुवंश उनका द्वितीय और प्रौढ़ महाकाव्य है। उन्होंने अपनी पूर्ण प्रौढ़ता में रघुवंश की रचना की, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। तो प्रथम तो रघुवंश जो काव्य की विधाएं हैं, उनमें महाकाव्य श्रेणी की विधा है। महाकाव्य के लक्षणों के विषय में साहित्य दर्पण में कहा है, सर्गबद्धो महाकाव्यो तत्रेको नायको सुरय, यानी जो सरगु से बंधा हुआ हो वह महाकाव्य होता है। तो इस प्रकार से महाकाव्य के अध्याय है वे सर्ग कहलाते हैं। तो रघुवंश भी एक महाकाव्य है, तो उसमें 19 सर्ग है। अब उसका जो कथानक है वो, जैसा कि इसका नाम है रघुवंशम, यह 2 शब्दों से निर्मित हुआ है, रघु और वंश। रघु इक्ष्वाकु कुल के प्रसिद्ध राजा थे, जो अपनी उदारता के लिए प्रख्यात थे। उनकी उदारता के कारण इक्ष्वाकु कुल का नाम कालांतर में रघुवंश नाम से विख्यात हुआ। और उन्हीं रघुवंशी राजाओं का वर्णन महाकवि कालिदास ने अपनी इस रचना रघुवंश महाकाव्य में बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। प्रत्येक महाकाव्य का एक मुख्य रस होता है और अन्य अंगिरस भी होते हैं, जिनका बीच बीच में प्रयोग होता है। रघुवंश जो महाकाव्य है उसका मुख्य रस शांत है और मध्य मध्य में वीर, श्रृंगार आदि अंगिरसों का प्रयोग भी किया गया है। मुख्य रस शांत होने, शांत रस की निष्पत्ति के पीछे प्रमाण यह है कि रघुवंश में जिन राजाओं का वर्णन किया गया है, उन सब का वर्णन पढ़ने के बाद, युद्ध इत्यादि, भोग विलास इत्यादि के बाद जो निवृत्ति का भाव मन में पैदा होता है, वो शांतरस को निष्पन्न करता है। अतः महाकाव्य का मुख्य अंगिरस शांत माना गया है। बीच बीच में राजाओं के पराक्रम वर्णन में वीर रस का भी वर्णन है। सुंदरियों एवं रानियों के सौंदर्य वर्णन में श्रृंगार रस का भी वर्णन है। इस प्रकार बहुत से स्थलों पे अन्य रसों का वर्णन है। रघुवंश जो महाकाव्य है उसका प्रमुख कथानक, इसमें मनु से लेकर के अग्निवर्ण तक के 31 रघुवंशी राजाओं का वर्णन किया है। प्रारंभ में मनु का वर्णन है, मनु के उपरांत दिलीप का वर्णन है। दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा, उनके द्वारा नंदिनी गाय की जो सेवा है उसका प्रसिद्ध वर्णन होता है। दिलीप के उपरांत राजा रघु होते हैं। रघु के बाद अज होते हैं। अज के पुत्र दशरथ होते हैं। दशरथ के पुत्र राम होते हैं। राम के बाद लव कुश होते हैं। और उनके कालांतर में चलते चलते अंतिम 31वां राजा है, अग्निवर्ण है, जो कि कामुक और एक श्रेष्ठ राजा नहीं होता है। तो उस प्रकार से रघुवंश का जो समापन दिखाकर शांतरस की निष्पत्ति की गई है। तो ग्रंथ का प्रमुख कथानक है वो रघुवंशी राजाओं का वर्णन करना है। कालिदास अपनी सभी रचनाओं में रस सिद्ध कवि के रूप में विख्यात है। इनकी रचनाओं में रस तत्व है वो प्रमुख रहता है। और वैसे देखा जाए तो काव्य में जो आत्म तत्व है वह रस ही होता है।
तो कालिदास की रचनाओं को पढ़ने के उपरांत रस की निष्पत्ति है वो विशेष रूप से मानी गई है। हमारा जो षष्ठ सर्ग है उसमें अज और इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन किया गया, जो हमारी पाठ्यक्रम में जो चलता है षष्ठ सर्ग वो राजा अज से संबंधित है, और इंदुमती जो सुंदरी होती है उस समय की तत्कालीन, तो उसका स्वयंवर होता है। उसमें बहुत सारे राजा लोग आते हैं। स्वयंवर की प्रथा में जो श्रेष्ठ राजा होता है उसका कन्या वरण करती है, तो कन्या पक्ष की तरफ से विविध राजाओं को आमंत्रण होता है। प्रसिद्ध राजा स्वयंवर में पधारते हैं, तो बहुत सारे राजा लोग इंदुमती के स्वयंवर में आते हैं। तो उन राजाओं की विशालता, उनके पराक्रम, उनके वंश इत्यादि का वर्णन है। उसी क्रम में राजा अज का वर्णन है। उसके उपरांत इंदुमती है वो स्वयंवर मार्ग में आगे बढ़ती है। तो एक प्रसिद्ध श्लोक आता है वहाँ, संचारिणी दीप शिखेव रात्रो यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट्ट इव प्रपेदे विवरण भावम सस भूमिपालय। इस प्रसिद्ध श्लोक में जो इंदुमती का सुंदर उपमा के माध्यम से वर्णन किया गया है वो आने वाले समय में इतना प्रसिद्ध और सुंदर उपमा का उदाहरण बना कि कालिदास का नाम ही दीपशिखा कालिदास विद्वानों ने रख लिया। यहाँ इंदुमती की तुलना, उसकी उपमा कवि कालिदास ने उस दीपशिखा से की है जो मानो राजमार्गों पर बढ़ रही है। तो जिन राजभवनों से वो दीपशिखा गुजर रही है, एक क्षण के लिए वो प्रकाशमान होते हैं, अर्थात वो राजा लोग हैं जिनके समक्ष इंदुमती गुजर रही है, तो वो प्रकाशमान अर्थात उनमें उत्साह रहता है कि ये हमें वरण करेगी। जैसे ही इंदुमती आगे गुजर जाती है तो वे राजा लोग उत्साह विहीन विवरण भाव को प्राप्त करते हैं, म्लानता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको अब ये लग गया है कि हमें यह वरण नहीं करेगी। तो जिस प्रकार एक दीपशिखा आगे बढ़ जाती है तो क्षण भर के लिए तो वो उन भवनों को, अट्टालिकाओं को प्रकाशमान करती है, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ जाती है तो जो पीछे छूट गई अट्टालिकाएं हैं वो धूमिल और ओझिल और विवरण भाव को प्राप्त हो जाती है। ऐसे इस सुंदर उपमा वर्णन के कारण कालिदास को संस्कृत साहित्य में दीपशिखा कालिदास के नाम से अभिहित किया जाता है। प्रश्नों के दृष्टिकोण से उपमा कालिदासस्य एक सूक्ति है कि कालिदास उपमा के विषय में विशेष प्रसिद्ध है। तो छात्र है वो हमारे षष्ठ सर्ग में जो भी ऐसे प्रसिद्ध उदाहरण आते हैं जो कि उपमा के लिए प्रसिद्ध है, उनमें उपमा अलंकार है। तो ऐसे उदाहरणों को उद्धरणों के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने प्रश्न को अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। उपमा अलंकार का लक्षण होता है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमित्यभिधीयते, अर्थात स्पष्ट और सुंदर उपमा का जहाँ विधान किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ स्पष्ट और सुंदर समानता बताई जाए, जहाँ दो वस्तुओं में स्पष्ट समानता हो और वो सौंदर्य को बढ़ाने वाली भी हो, रस नामक तत्व को बढ़ाने वाली हो, रस का अपकर्ष ना करे हैं, ऐसे स्थलों पर उपमा अलंकार होता है। और कवि कालिदास का उपमा अलंकार सर्वाधिक प्रिय है, तो उपमा का उन्होंने बार बार प्रयोग किया है। और कालिदास द्वारा जो प्रयुक्त उपमाएं हैं वो संपूर्ण संस्कृत साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। जैसा कि हमने एक अभी बताया था कि दीपशिखा से वो इंदुमती की उपमा करते हैं, तो वह बड़ी सुंदर उपमा का उदाहरण है। इस प्रकार हमारा एक प्रश्न बनता है, उपमा कालिदासस्य को रघुवंश के षष्ठ सर्ग के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो छात्र इसमें पहले उपमा अलंकार को स्पष्ट करेंगे, उसके बाद कालिदास द्वारा उपमा अलंकार का बहुतायत प्रयोग किया गया है इस तथ्य को प्रस्तुत करेंगे। उसके उपरांत जो रघुवंश के षष्ठ सर्ग में जो प्रमुख उद्धरण है उपमा अलंकार के, उन उद्धरणों को प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर पर अग्रसर होंगे। एक जो प्रश्न बनता है कि रघुवंश का षष्ठ सर्ग है उसका कथानक क्या है,
उस कथानक को संक्षेप में लिखिए। तो रघुवंश का षष्ठ सर्ग है, उसमें राजा अज और इंदुमती के स्वयंवर विवाह का वर्णन किया गया है। इंदुमती के स्वयंवर में विविध राजाओं को आमंत्रित किया जाता है। उन राजाओं के वंश, उनके पराक्रम, उनके शौर्य, उनके शारीरिक सौष्ठव इत्यादि का वर्णन करने के उपरांत राजा अज के कुल वंश इत्यादि का वर्णन किया जाता है। उसके उपरांत स्वयंवर प्रारंभ होता है। स्वयंवर प्रारंभ होने के बाद इंदुमती है वो सभी राजाओं को पीछे छोड़ते हुए अंत में अज का वरण करती है। स्वयंवर में उसको वर के रूप में चुनती है। इंदुमती और अज का विवाह संपन्न होता है। यह जो वर्णन है वो छात्रों को बीच बीच में कुछ उदाहरण भी दे सके तो वो और भी प्रभावी होगा। इस प्रकार से वो अपने प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। एक जो प्रश्न बनता है कि कालिदास की कृतियां हैं उसके विषय में संक्षेप में लिखें, तो एक कृति हम रघुवंश पढ़ ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त कालिदास की 7 कृतियां हमें उपलब्ध होती है, जिनमें 2 महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य कुमार संभव है, जिसमें कार्तिकेय की उत्पत्ति और ताड़कासुर नामक दैत्य के वध की घटना का वर्णन है। द्वितीय महाकाव्य रघुवंश है, जिसमें रघुवंशी राजाओं का वर्णन है। 3 खंडकाव्य है। मेघदूत, जिसमें मेघ को दूत बनाए जाने और एक यक्ष द्वारा अपनी पत्नी यक्षिणी तक संदेश भेजे जाने का बड़ा मार्मिक चित्रण है। ऋतु संहार उनका दूसरा खंडकाव्य है, जिसमें विविध षड ऋतुएं जो भारतवर्ष में प्रचलित है उनका श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। 3 नाट्य कृतियाँ हैं, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम विश्वविख्यात है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का बड़ा सुंदर और एक उपदेशपरक चित्रण है। विक्रमोर्वशीयम, जिसमें राजा पुरूरवा पृथ्वीलोक के राजा होते हैं और उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा है। इस प्रकार इहलोक और परलोक के नायक नायिकाओं के प्रणय पर आधारित इस नाटक में भी श्रृंगारिक सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तीसरा जो नाट्य कृति है वो मालविका अग्निमित्रम है। मालविका विदर्भ की राजकुमारी है और अग्निमित्र शुंगवंशीय राजा है। उन दोनों की प्रणय कथा का चित्रण करते हुए उसे आधार बनाकर महाकवि ने श्रृंगार रस से ओतप्रोत मालविका अग्निमित्रम नाट्य कृति की सर्जना की। इस प्रकार से ये जो 7 कृतियाँ हैं उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बीच में पाठ्य वस्तु जो कि रघुवंश का षष्ठ सर्ग है उससे संबंधित प्रश्न और व्याख्याएं भी हमारे पाठ्यक्रम में आएगी, जिनको हम आगामी वीडियोज़ में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।